आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आप सबों के सामने है, बहुत ही हलवा सा सवाल कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, आराम से सारी चीजों को समझते हुए चलिएगा ताकि जो आपका कंसेप्ट है उसका रिवीजन होता चला जाए। अब आंसर आप सबों ने कई बार डिस्कशन करा है और इतना तो मुझे मालूम है कि आप सभी यहाँ पे आंसर देखने के लिए नहीं आए हैं, आंसर आप सभी देख चुके हैं, आप यहाँ डिस्कशन के लिए आए हैं। तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं डिस्कशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पदार्थ होगा वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मेरे मित्र मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई पदार्थ है, तो ये क्या होगा सर? इस तरह के छोटे छोटे कण से मिलकर बने होंगे। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि यहां पे पदार्थ के दो कणों के बीच में आपको कुछ ना कुछ क्या दिख रहा है? आप कहेंगे गुरुजी स्पेस दिख रहा है, और इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और पदार्थ के कण आपस में किस बल से बंधे हुए रहते हैं? आपस में ये किस बल से बंधे हुए रहते हैं? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि पदार्थ के कणों के बीच में जो गैप होता है, इस गैप में पदार्थ के कण क्या करते हैं? आप कभी कहते हैं सर अपने सतह में घूमते रहते हैं, यानी कि अपने सरफेस में मूव करते रहते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कण या जब भी कोई पिंड मूव करेगा तो मूव करने की वजह से उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। तो पदार्थ के कण जो अपने सतह में सर तैरते रहते हैं या घूमते रहते हैं, किस ऊर्जा के चलते? आप कहेंगे गतिज ऊर्जा के चलते। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा है। ध्यान में रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा? आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का योग क्या कहलाएगा? आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। रासायनिक ऊर्जा किसी केमिकल से जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो रासायनिक ऊर्जा कहलाएगा। और नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। और न्यूक्लियर एनर्जी हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। कैसे कैसे? तो एक आप सभी ध्यान में रखेंगे नाभिकीय संलयन से, एक हमें प्राप्त होती है कैसे? नाभिकीय संलयन से, ठीक है। और दूसरा हमें कैसे प्राप्त होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विखंडन से। तो ये बातें आप सभी अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। बहरहाल नेक्स्ट सवाल आप सबों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है कि तर्कुकार, अशाखित और एक केंद्रिकीय। दूसरा है तर्कुकार, अशाखित और बहुकेंद्रिकीय। तीसरा है बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रिकीय। और आपका चौथा है बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रिकीय। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब भी हम रेखित पेशी की बात करेंगे, किसकी? रेखित पेशी की बात करेंगे, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग कंकाली पेशी के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? ये हमारा ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ये बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और साथ ही साथ इसमें कोई शाखा नहीं होता है, मतलब ये क्या होते हैं? अशाखित होते हैं। जबकि इसमें जो मेरे मित्र केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं? आप सभी कहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुकेंद्रकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकेंद्रकीय होते हैं। जबकि मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं अरेखित पेशी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चिकनी पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चिकनी पेशी भी कहते हैं। तो चिकनी पेशी में क्या होती है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चिकनी पेशी में हमें एक मतलब जो हमारा स्मूथ मसल्स होता है, इस स्मूथ मसल्स की जो सेल होती है वो तर्कुकार होती है, यानी कि स्पिंडल से पाला होता है। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं? एक केंद्रकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक केंद्रकीय होते हैं। जबकि मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, किसकी? कार्डियक, यानी कि हृदय में पाए जाने वाले मसल्स की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये शाखित होते हैं। ये क्या होते हैं? शाखित होते हैं, साथ में बेलनाकार होते हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है, तो आप सभी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी तर्कुकार, अशाखित और एक केंद्रकीय, तर्कुकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। ये स्पिंडल वाला तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा आपने बताया है कि रेखित पेशी क्या होती है? अशाखित, अनब्रांच्ड होती है। जबकि कार्डियक मसल्स क्या होती है? आप कहते हैं सर शाखित होती है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे
कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रेखित पेशी जो होती है उसकी कोशिकाएं जो है वो बेलनाकार होती है और शाखित होती है, और साथ में क्या होती है, आप कहेंगे बहुकेंद्रकीय, यानी कि मल्टी न्यूक्लियस वाला होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर अपसरित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है, वक्रता केंद्र से अपसरित, फिर मुख्य फोकस से अपसरित, फिर वक्रता केंद्र पर अभिसरित और मुख्य फोकस पर अभिसरित। अभिसरित का मतलब क्या हुआ, एक बिंदु पर केंद्रित होना। अपसरित का मतलब क्या हुआ, सर एक जगह से फैलना। आप ध्यान देना कि ये मान लो कि हमारा कोई उत्तल दर्पण है, बात क्वेश्चन में उत्तल दर्पण की जा रही है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हमारा पोल हो जाएगा और ये फोकस और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये सर इस तरीके से परावर्तित होगी, और अगर नीचे से जा रही है तो सर ये इस तरीके से परावर्तित होगी। और आप सबों को क्या लगेगा कि जो ये प्रकाश की किरणें आ रही है वो मुख्य फोकस से आ रही है, यानी कि मुख्य फोकस से आपको लग रहा है कि फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश किरण आप सभी कहेंगे मुख्य फोकस से अपसरित होगी, मुख्य फोकस से अपसरित होगी, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे कह देता कि अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है, तब हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र ये मान लो हमारा अवतल दर्पण है और ये इसका क्या होगा, आप कहेंगे पोल, ये क्या होगा फोकस, ये क्या होगा वक्रता केंद्र। तो मेरे भाई आप सभी कहेंगे अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये इस तरीके से परावर्तित होगी, और अगर कोई इस तरीके से समांतर है तो आप कहेंगे गुरुजी ये इस तरीके से परावर्तित होगी। ये क्या हो रहा है सर, मुख्य फोकस पे अभिसरित हो रहा है, मुख्य फोकस पे क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, यानी कि केंद्रित हो रहा है। तो अगर हमसे यहां पे उत्तल दर्पण ना देकर के अवतल दर्पण देकर के सवाल पूछा जाता तो हमारा आंसर मुख्य फोकस पर अभिसरित होता, ये हो जाता। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है। मेरे मित्र पीछे के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं अपने बॉडी में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र की, किसकी, नर्वस सिस्टम की, तो मेरे मित्र जो हम लोग के बॉडी में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र है वो 3 प्रकार का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीएनएस, फिर क्या कहते हैं पीएनएस, और फिर क्या कहते हैं हम लोग एएनएस। ध्यान रखिएगा कि सीएनएस को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, सीएनएस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और मेरे मित्र जो ब्रेन है और साथ ही साथ जो मेरुरज्जु है, ये दोनों मिलकर के क्या करती है सर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, और ये हमारे शरीर के सभी कामों पे नियंत्रण का कार्य करती है। जो पीएनएस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और मेरे भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये किससे मिलकर बना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं से मिलकर बनी होती है, जिसमें कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है, 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिकाएं आप कहते हैं 31 जोड़ी होती है। एएनएस प्रानुकंपी तंत्रिकाएं और अनुकंपी तंत्रिकाएं आपको इसी में मिलता है। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, आप सभी कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आप कहेंगे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसी को बोलेंगे। अनुकंपी तंत्रिकाएं और अनुकंपी तंत्रिकाएं इसी में मिलेगा। अब नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिकाएं, तो आप सभी कहेंगे ब्रेन और जो मेरुरज्जु है दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर को क्या करती है, पूरे को पूरा केंद्रित करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और मेरे मित्र याद रखेंगे कि इस डक्टलेस ग्लैंड में कौन कौन आ जाते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा कि जो आपके बॉडी में पीयूष
पीयूष ग्रंथि है, या फिर जो आपका थायराइड ग्रंथि है, ये सभी ग्रंथि किसके अंतर्गत आ जाते हैं सर? इंडोक्राइन यानी कि डक्टलेस ग्लैंड के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको आपने डक्टलेस क्यों बोला? तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि आपके बॉडी में जो ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि ग्रंथि पाई जाती है, इसका मेनली काम क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये एंजाइम या हार्मोन का स्रवण करती है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मेरे मित्र दूसरा कौन सा होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा कौन सा होता है? मिक्स ग्लैंड। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। और इससे स्रावित जो पदार्थ होते हैं वो सर किसी नलिका के थ्रू क्रिया क्षेत्र तक जाते हैं, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। इससे स्रावित हार्मोन जो होते हैं वो सीधे हमारे रक्त में प्रवाहित होता है। और मिक्स ग्लैंड मतलब जो आपका एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे कि अगर हम पेनक्रियाज अग्नाशय की बात करते हैं तो मेरे मित्र ये क्या हो जाता है? हमारा मिक्स ग्लैंड हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा, आप सभी कहेंगे गुरुजी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। गति के चलते प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाएगा। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? चला आप सभी कहेंगे हाफ mv² लिखेंगे, हाफ mv²। बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की तो P इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? mgh लिखेंगे। और नाभिकीय ऊर्जा आप सभी कहेंगे नाभिक के जुटने या टूटने से जो ऊर्जा निकलेगी वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप कहेंगे सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान में रखिएगा। अंतराप्रदाभी जालिका, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ER भी कहते हैं। और इसी का मतलब क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो ER हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका RER, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेरे भाई ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इसी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सर जो राइबोसोम होते हैं उसका दाना दाना सा संरचना दिखाई पड़ता है, जिस वजह से इसका सरफेस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। और दूसरा आपका क्या होता है? SER, जो कि क्या है? तो सर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और मानवों या जंतुओं में मेरे मित्र निराभिषीकरण के लिए कौन सी कोशिका मौजूद होती है? तो यही SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखेंगे कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम होता है दाना जैसा, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। और ऐसे अंतःप्रदभी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पाइप नुमा संरचना होती है कोशिका में, जो कोशिका के महत्वपूर्ण भागों में जरूरी पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करती है। और कभी कभी इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के लिए हाईवे भी कहते हैं। नेक्स्ट हरित लवक, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि केवल पादप कोशिका में मिलेगा। हरित लवक कहां मिलेगा? केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला अंग है। केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला अंग है। और मेरे मित्र लयन काय, जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है? आप सभी कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। मेरे मित्र प्रकाश के परावर्तन के वजह से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है और हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी समान आवृत्ति की जब 2 प्रकाश किरण एक ही माध्यम में जा रही होती है तो उसके इंटरेक्शन के वजह से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आता है। सॉरी, जब आपका 2 प्रकाश की तरंगें एक ही माध्यम में जा रही होती है तो उसके अध्यारोपण के चलते उसके आवृत्ति में परिवर्तन आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ? प्रकाश के 7 रंग का अपने अपने कंपोनेंटल फैक्टर में टूट जाना सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है?
माइक्रोफोन मेरे मित्र करता है, विद्युत जनित्र होता है, चुंबकीय दिक्सूचक इसमें नहीं किया जाता है, विद्युत मोटर में होता है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी चुंबकीय दिक्सूचक मैग्नेटिक कंपास जो है ये चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ये मैग्नेटिक कंपास निडल किसके लिए किया जाता है, आप सभी ध्यान, किसके लिए यूज किया जाता है, दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि मैग्नेटिक कंपास निडल जो होता है वो आपका एक सुई जैसी संरचना होती है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो सर एक पाइवोट से इस तरह का एक सुई झूलता हुआ नजर आता है, जो कि क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग मैग्नेटिक निडल बोलते हैं, यानी कि चुंबकीय सुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक निडल यानी कि चुंबकीय सुई बोलते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आयरन तभी करेंगे, आयरन तभी करेंगे जब हमारा आयरन गर्म होगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर हो, ओवन हो, इलेक्ट्रिक केटली हो, इन सभी से हमें जो उष्मा मिलती है उसका उपयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब के सब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे क्या होंगे, आधारित होंगे। मेरे मित्र याद रखिएगा कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव देखने को मिलते हैं, विद्युत धारा के कितने प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर आपसे कहीं पे भी सवाल कर लिया जाए तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मुख्य रूप से विद्युत धारा के 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला हमारा उष्मीय प्रभाव कहलाता है, उष्मीय प्रभाव। दूसरा हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और तीसरा हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। मेरे भाई याद रखना, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने करा था और चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने, ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। और रासायनिक प्रभाव की खोज विल्हम निकोलसन ने करा था। किसने, विल्हम निकोलसन ने करा था। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान देंगे कि चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो विद्युत धारा के चलते चुंबक का उत्पन्न होना। रासायनिक प्रभाव क्या है, तो सर विद्युत के चलते किसी भी विद्युत अपघट का अपने कंपोजिशन फैक्टर में या कंपोनेंटल फैक्टर में टूट जाना। विलियम निकोलसन ने 1800 ईस्वी में क्या करा था, जब सर वाटर में 2 इलेक्ट्रोड रख करके उससे विद्युत धारा प्रवाहित करा, तो उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। और मेरे मित्र तभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज हुई। और इस विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, सर धातुओं के निष्कर्षण में भी करते हैं, यानी कि मेटलर्जी में भी करते हैं। और कई जगह पर मेरे मित्र इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यह चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगी। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण पर ना, तो आपसे पूछा जा रहा है बल की मात्रा हो गया F इक्वल टू गुरुजी एम ए हो जाएगा। m 10 केजी और 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, ये पॉइंट हटा करके आप कहेंगे F इक्वल टू हमारा 25 न्यूटन हो जाएगा। तो सर जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे डैश कहते हैं। आप सभी कहेंगे गुरुजी समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे अगर हम अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड की बात करें तो पहला कंपाउंड मिथेनॉल होगा, दूसरा कंपाउंड सर C2H5OH एथेनॉल हो जाएगा, फिर C3H7OH प्रोपेनॉल हो जाएगा। एक्चुअली में ये मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल ये क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो एल्किल ग्रुप है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और आप सबों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है तब हमें क्या मिलता है, एल्किल ग्रुप मिलता है। और इसके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 हो जाता है, CnH2n+1 हो जाता है। अब अगर हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएं, कार्बन की संख्या 1 रखें तो कार्बन 1 और 2 एकम 2 1 3, अगर 2 रखें तो आप कहेंगे कार्बन की संख्या 2, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, ये क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी हमारा कार्बन की संख्या अगर हम लोग 2 रखते हैं
सॉरी, तो 2 यहां पे होगा तो 2 दूना 4 1 5 C2H5OH अल्कोहल होगा, C3H7 3 रख रहे हैं तो 3 दूना 6 1 7। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे एल्केन से हम एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिए, क्या कहलाया? एल्कील कहलाया। अब इस एल्कील के साथ हम क्या लगा देते हैं सर? OH, तो ये अल्कोहल के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया। अब मेरे मित्र ध्यान में रखना कि इसका नाम जो हम एथेनॉल कह रहे हैं, इसका नाम जो हम एथेनॉल कह रहे हैं, इसके संगत एल्केन में क्या लगा रहे हैं सर? ऑल लगा रहे हैं, संगत एल्केन में ऑल लगा रहे हैं। तो मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इसका जो संगत एल्केन था उसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर रहा है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अल्कोहल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप पे मौजूद हाइड्रोजन है वो कर रहा है, और इस ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे वे सब के सब समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। मेरे मित्र याद रखेंगे कि विषम जातीय श्रेणी तो सर जो एक जात का ना हो, अब मतलब एल्केन ग्रुप का अलग कंपाउंड और उसी में सर एल्कीन ग्रुप का भी कंपाउंड जो हो तो वो विषम जातीय हो जाएगा। अच्छा, समावयवी क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा कि वैसा 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 यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी समावयवी यानी कि आइसोमर कहलाएगा, और यह घटना समावयवता कहलाएगी। श्रृंखलन तो सर कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या होती है? आप कहेंगे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? HCl के साथ सीधे H2O मिलाया जाएगा, कल भी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में बताया था। तो आप सभी कहेंगे कि H+ आयन निकलेगा जो कि हाइड्रोजन वाटर में सर डिसॉल्व होकर के H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और क्लोरीन आयन हमारा बनेगा। तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर कोई बेस होता, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि NaOH को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी Na+ और OH- मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि झिल्ली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित प्रावस्था है? आप सभी कहेंगे जेली कोलाइड का उदाहरण है, और जो भी कोलाइड होंगे उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, और जेली की स्थिति में जो प्रक्षेपित प्रावस्था होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब आपका अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर बन रहा है, इसके लिए सही संतुलित समीकरण, सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। कोई भी रिएक्शन हो कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में अगर हमें संतुलित अभिक्रिया का चयन करना है तो हम सबसे पहले अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या को क्या करेंगे? काउंट करने की कोशिश करेंगे। और मेरे मित्र अगर आप काउंट करेंगे गौर से तो आप कहेंगे इधर का कॉपर के 3 परमाणु हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन के 3 परमाणु होंगे, ये टोटल 6 हो गया। यहां पे आप कहेंगे सर नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे। इधर आएंगे तो 3 कॉपर के हैं, 2 नाइट्रोजन के हैं, 8 हाइड्रोजन के हैं, और सर ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो मेरे मित्र 3 2 5 और 8 4 12, 12 5 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 17 हो गया। जबकि इधर 6 2 8 6 14, आप कहेंगे गुरुजी ये नहीं होगा। अब इधर आओ सर ऑप्शन नंबर बी पे, तो आप कहोगे सर 3 कॉपर है और 3 ऑक्सीजन, तो ये तो 6 हो गया। अब यहां पे 2NH3 है तो 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना? 6, तो आप कहेंगे ये 8 हो जाएगा। यहां पे 3 कॉपर, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन 2, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन कितना? 6 + 3, तो 6 3 9, 9 2 11, 3 14, 8 6 14। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी में दोनों ओर सर परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए हमारा जो संतुलित समीकरण होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई भी अभिक्रिया हो संतुलित समीकरण क्या होगा यह पूछा जा रहा है। आप अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या को क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? बताओ ना बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो हम सभी कहते हैं ये मास के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच बल कितना? F। अब उसी सेब को 2x दूरी पर, यानी कि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर 2 गुना करेंगे तो जो हमारा
गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे चौथाई। मतलब सीधा सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या। कहेंगे सर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक पूछा गया है और यह परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की कुल संख्या के योग के बराबर होता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? केवल मातृवंशी डीएनए नहीं, केवल पैतृक डीएनए नहीं, केवल मातृक डीएनए। मेरे मित्र पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से प्रभावित होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान में रखना कि यहां पे लक्षण अनुवांशिक लक्षण की बात की जा रही है, और जब भी मेरे मित्र किसी भी ट्रेड्स में वंशागति में अनुवांशिक लक्षण हस्तांतरित होते हैं तो माता और पिता दोनों से वो प्रभावित होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आने वाले बच्चे होंगे उसमें जो गुण होंगे वो माता और पिता दोनों के पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन है सोडियम, आयरन और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और जिंक, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पर सोडियम है और यहां पे पोटेशियम है, ये दोनों ही क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो जाहिर सी बात है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ही करेंगे। सोडियम है फिर कैल्शियम है, ये भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। सोडियम और कैल्शियम फिर करेंगे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, लेकिन एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना आप सभी, धातु जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन कौन सा है अभिक्रिया करता है, कौन कौन सा है? आप कहेंगे सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या करेंगे, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। सर ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन कौन सा है ऐसा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा एल्युमिनियम है, साथ में लोहा है, जिंक है, ये ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब धातु ये भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, ये याद रखना। एल्युमिनियम, फेरस और जिंक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। चिल्ला, भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। अब यहां पे आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कौन कौन से हैं ऐसे धातु। तो मेरे मित्र मरकरी है, फिर टीन है, कॉपर है, सोना है, ये सब क्या आप कहेंगे सर ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, चाहे आप इसको भाप दे दो या फिर ठंडा दे दो या गर्म दे दो, किसी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, बहरहाल अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है? इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक शामिल होते हैं। बिल्कुल मेरे मित्र, जो जैविक घटक होते हैं वो बेसिकली प्लांट या एनिमल होते हैं। सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, यह भी सही है। अपघटक डिकम्पोजर जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, यह भी बात सही है। मतलब आपके इस स्टेटमेंट का तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग, आप सभी क्या कहेंगे कि सर जी स्त्री केसर का जो सूजा हुआ निचला भाग होगा उसको हम लोग ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। तो एक का कौन लेगा? आप कहेंगे सर सी के साथ मिल जाएगा। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी स्त्री केसर का जो मध्य लंबा भाग होगा वो वर्तिका कहलाता है, तो दो के साथ डी मैच करेगा। और फिर स्त्री केसर का शीर्ष भाग, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी वो तो वर्तिकाग्र कहलाएगा।
और अंडाशय में डैश होते हैं, आप कहेंगे गुरुजी बीजांड होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड। तो देख लीजिए, 1 का C, 2 का D, 3 का A और 4 का B। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, कोई भी छात्र जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे मित्र ध्यान रखना, एक छात्र कल बोल रहे थे केमिकल रिएक्शन वाले में कि कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए नहीं आया कुछ समझ में कि आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं है, तो रिवीजन में आप कैसे समझ पाएंगे पूरे सिलेबस को? ध्यान में रखेंगे कि अगर हम फ्लावर के डायग्राम की बात करेंगे, तो फ्लावर का जो डायग्राम होगा उसमें आपको इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेगी, इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और ये फूल का क्या होता है? मेल पार्ट होता है। और मेरे मित्र, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो चला, इसको हम लोग अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं। और इसमें क्या मिलता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसमें बीजांड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? बीजांड मौजूद होता है। और ये क्या है? ये पूरी संरचना क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये पूरी संरचना स्त्री केसर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्त्री केसर कहलाती है। और फूल का आवश्यक भाग में से आपका क्या है सर? ये जो स्त्री केसर और पुंकेसर है वो आवश्यक भाग माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 होने के बदले क्या है सर? ये 1 हो गया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट का सवाल होगा, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि श्रम का विभाजन किस में होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव, दूसरा ऑप्शन है केवल बहुकोशिकीय जीव, तीसरा ऑप्शन है ना तो एक कोशिकीय और ना ही बहुकोशिकीय जीव, और चौथा है केवल एक कोशिकीय जीव। इस क्वेश्चन पे पूरा एकदम डिस्कशन चल रहा है, कई सारे छात्र ने हमें भी भेजा और मेरे मित्र इस पे हम भी डिस्कशन किए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों से जो भी मेडिकल में थे, जहां कहीं पे थे, उन सभी से बातचीत हुई है। अब मसला यह है कि गुरुजी यहां पर तो एनसीईआरटी भी कह रही है कि इसमें श्रम विभाजन होता है। बिल्कुल चला जी, एनसीईआरटी में चीजें अरेंज की हुई है, लिखी हुई है। तो सवाल यह है कि हम सर आंसर क्या दें कि श्रम का विभाजन किस में होगा? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में या केवल बहुकोशिकीय में? तो मेरे मित्र आप पहले बातों को समझो। यहां पे जो श्रम का विभाजन कहा जा रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी जीव के शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं? अंग तंत्र मौजूद होते हैं और प्रत्येक अंग तंत्र का निर्माण अलग अलग कोशिकाओं से होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें मानव की, तो मानव के शरीर में पाचन तंत्र मौजूद होते हैं, मानव के शरीर में उत्सर्जन तंत्र मौजूद होते हैं, मानव के शरीर में परिवहन तंत्र मौजूद होते हैं। अब ये उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र या फिर पाचन तंत्र, इन सभी की जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग होती है। और जो पाचन तंत्र बना है वो एक ही प्रकार के वैसे कोशिकाओं के समूह से बना है जो एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए दक्ष है। तो मेरे मित्र, जो मानव या कोई भी बहुकोशिकीय जंतु होता है उसमें बहुत सारे अंग तंत्र मौजूद होते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मौजूद होने के चलते उसमें जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है और सभी अंग तंत्र का अपना अपना काम बटा हुआ होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी बहुकोशिकीय जीवों में क्या देखने को मिलती है? श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या फंसा रहा है कि सर एनसीईआरटी कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में भी क्या होती है? श्रम विभाजन होती है। मेरे मित्र ध्यान देना कि एनसीईआरटी का ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ये सेल वाले चैप्टर से लिया है। आप में से किसी छात्र ने हमें भेजा था, हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया था, तो जरा सा हम इसको पढ़ना चाहेंगे। हम लोग जो आंसर का कयास लगा रहे हैं या और भी लोग जो आंसर का कयास लगा रहे हैं वो किस बेस पे कि रेलवे ने आंसर दे दिया है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय एकदम होगा। तो पहला चीज, रेलवे भगवान नहीं है। समझ में आ गई ये बात। दूसरी बात कि एनसीईआरटी जो मर्म कह रही है, एनसीईआरटी जो ये लाइन लिखा है कि इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है, इस लाइन को आपको सीधे पकड़ के नहीं चलना होगा। अगर आप इस लाइन को सीधे उठा लिए एनसीईआरटी से कि गुरुजी हो या एनसीईआरटी को और श्रम विभाजन होता है, तब तो सर रेलवे का आंसर सही है, आपका भी आंसर सही होगा। लेकिन मेरे मित्र, अगर आप एनसीईआरटी के इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी किस तरह से इस श्रम विभाजन को यहां पे अरेंज किया है उसको आपको समझना होगा। क्योंकि आप कहीं पे भी देखेंगे, कितना भी गूगल कर लेंगे कि श्रम विभाजन
कहां हो रहा है? आपको मिलेगा बहुकोशिकीय जीवों में। नीट के लेवल में जाएंगे, बहुकोशिकीय जीवों में मिलेगा। कहीं पे भी डिस्कशन करेंगे, बहुकोशिकीय में। फिर सर ये एनसीईआरटी क्या समझा रहा है? तो मेरे मित्र, एनसीईआरटी पूरे टॉपिक को समझा रहा है। आप जिस लाइन का यूज कर रहे हैं इसके आंसर के लिए, उसके पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सर इसका मर्म समझ में आएगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। आप सबों को मालूम है कि कोई भी जीवित कोशिका होगा तो उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होंगे, जैसे कि सर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब के सब क्या होंगे सर? किसी भी कोशिका के अंदर मौजूद होंगे। और कोई भी कोशिका तभी जीवित रह पाएगी जब उसके कोशिका में मौजूद जो कोशिकांग है वो सुचारू रूप से अपना कार्य करेंगे। अगर कोशिकांग सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे तो मेरे मित्र वो कोशिका क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर डेड हो जाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी। अब ध्यान देना कि यहां पे इस लाइन का मतलब ही यही हुआ। यहां से पढ़िएगा कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। अब कहा जा रहा है कि एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चला यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है। आपने जो कहा कि गुरुजी प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ध्यान में रखेंगे, सभी प्रकार के कोशिका में कोशिकांग समान होंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो। हाँ, इसके संरचना अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो मेरे मित्र यहां कहा जा रहा है कि एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करते हैं। कोई भी जो हमारा सेल जीवित है वो अपना फंडामेंटल कार्य कैसे करेगा। तो आपको यहां पे समझाया जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है कि हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। आप सभी को मालूम है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सभी में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है, जैसे कि किसमें सर? मनुष्यों में। अब कह रहा है कि इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। मेरे मित्र यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो कहा कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। तो हमारे बॉडी का कोई भी सेल होगा तो प्रत्येक सेल के अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स ये सब मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी का अपना प्रॉपर फंक्शन होगा और इसी के प्रॉपर फंक्शन की वजह से कोई भी सेल जीवित रह पाएगा। तो कह रहा है कि एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करते हैं। तो जिस तरह हमारे शरीर को जीवित जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में श्रम का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वही चीज कहा जा रहा है कि ठीक इसी तरह काम का बंटवारा क्या होता है सर? एक कोशिक में भी होता है। इसी तरह काम का बंटवारा एक कोशिक में भी होता है। इसी प्रकार एक कोशिक में भी क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। ध्यान रखिएगा, अब ये जो श्रम विभाजन हो रहा है एक कोशिका का, वो विभिन्न अंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि कोशिका के शरीर में तो एक ही सेल है, तो उसका पाचन, उत्सर्जन, परिवहन सब उसी एक सेल के द्वारा होगा। हाँ, अब उस एक सेल में जो उसके कोशिकांग है उसका अलग अलग कार्य है। तो कह रहा है कि इस प्रकार एक कोशिक में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब अगर हम इस एक कोशिका के श्रम विभाजन की बात माने तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो जितने भी कोशिका, जो भी हमारा सेल होगा उन सभी में कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो सभी सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग काम है या फिर विभिन्न अंगों का अलग अलग काम है। तो आप कहेंगे यहां पे तो फंसता हुआ नजर आएंगे। यहां पे आपको यह समझाया गया है कि जिस तरह आप एक मोटे स्तर पर समझो कि जिस तरह किसी भी मानव को जिंदा रहने के लिए पोषण, पाचन, उत्सर्जन इन सभी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से किसी भी एक कोशिकीय सेल हो उसको भी जिंदा रहने के लिए कुछ कार्यों की जरूरत होती है। और वो कार्य कौन करते हैं? वो जो कार्य होते हैं वो कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा किए जाते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स उसी एक कोशिका में मौजूद होगा। अब याद रखना कि सेल ऑर्गेनल्स जो है, कोशिकांग जो है, वो अपना कार्य निर्वहित करेगा। वो अपना कार्य क्या करेगा? निर्वहित करेगा। किसके लिए? अपने आप को जिंदा रहने के लिए। अब अमीबा एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, तो मेरे मित्र क्या अमीबा के बॉडी में जो पोषण, पाचन, श्वसन की प्रक्रिया होगी वो अलग अलग सेल से हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
तो यहां पे ये जो श्रम विभाजन का मर्म आपको समझाया गया है कि काम का बंटवारा जिस तरह हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए सर अलग अलग अंग मौजूद है, उसी तरीके से इस काम के बंटवारा के लिए सर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें कोशिकांग मौजूद होते हैं और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि, और इन कोशिकांग के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। तो कोशिका मूलभूत कार्य कैसे करती है उसके लिए आंसर दिया गया है कि जिस तरह आपके बॉडी में श्रम विभाजन होता है उसी तरह एक कोशिका के बॉडी में जो कोशिकांग मौजूद होते हैं उससे क्या होता है सर श्रम विभाजन होता है। तो अगर कोई एक कोशिकीय जीव होगा तो उसके बॉडी में पोषण, पाचन और जो श्वसन की प्रक्रिया होगी वो कहां से होगी? आप कहेंगे एक सेल से, तो फिर हम श्रम विभाजन कहां कहेंगे? तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह पूरी की पूरी एनसीईआरटी इस बात पर फोकस कर रही है आपको समझाने के लिए कि कोशिका के अंदर भी कोशिकांग के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जिस तरह आपके बॉडी में अलग अलग अंगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो यहां पे आप सीधे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन किसमें होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव की बात की जा रही है, नॉट अ सेल। यह बात ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग इस पे अल्टर जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र यहां पे जीव की बात की जा रही है, यहां पे जीव ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। तो अगर कोई है जो ये कह सकते हैं कि गुरुजी हाँ एक कोशिकीय जीव में भी बहुत सारे सेल होते हैं, तब तो मेरे मित्र आप रेलवे के आंसर के साथ जाइए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में श्रम विभाजन होगा। लेकिन अगर हम ऑथेंटिकेटली चलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चलेंगे, वी कैन से दैट सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द डिवीजन ऑफ लेबर इज ओनली डन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, केवल बहुकोशिक जीवों में क्या होती है, श्रम का विभाजन होती है, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होती है। और यहां पे जो आपको समझाया जा रहा है ये एक कोशिका के बेस पे समझाया जा रहा है कि एक कोशिका को जीवित रहने के लिए भी श्रम विभाजन करना पड़ता है, एक कोशिकीय जीव को नहीं कहा जा रहा है। तो यह चीज आपको समझना होगा। और रेलवे का जो दिया गया आंसर है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में श्रम विभाजन होता है, मेरे मित्र हमारे कंसेप्ट से गलत होगा। एनसीईआरटी का मर्म जो है वो मैंने आपको समझा दिया, अब आगे आपकी मर्जी है। अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, सर स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर। तो मेरे मित्र ऐसे तो डिकम्पोजर के लिए कोई मतलब अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर आप पुराने एनसीईआरटी को उकेरेंगे मेरे मित्र तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा यहां से लाइन कि शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषीय स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषीय स्तर। मतलब जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है और द्वितीय, जो शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता वो द्वितीय पोषीय स्तर पर आएंगे, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषीय स्तर पर, और बड़े मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता होंगे वो चौथे पोषीय स्तर का निर्माण करेंगे। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, तो छोटे मांसाहारी आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे कहा जा रहा है कि जो छोटा मांसाहारी है वो द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषीय स्तर पर आएगा। यह बात हमारा बिल्कुल सही है। प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी द्वितीय पोषण स्तर पर आएंगे, यह भी सही है। स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर पर आएंगे, यह भी सही है। क्योंकि जीवाणु के लिए सर कोई मतलब जो डिकम्पोजर है या जीवाणु है उसके लिए सर कोई अलग से ट्रॉफिक लेवल सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में जीवाणु आएगा, तो जीवाणु हमारा क्या होगा, चतुर्थ पोषीय स्तर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है का क्वेश्चन नंबर 3 कि 10 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? आप कहेंगे आधा हो जाएगा। कितना? तो सर 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है, तो R का आधा आप कहेंगे 0.5 R ओम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाएगा? कॉपर के वैद्युत अपघटन, तो वैद्युत अपघटन कभी भी करेंगे चिला तो हम सभी यहां पे क्या ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या लेना होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लेना होगा, और इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखना होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव, और दोनों को फिर से हमें क्या करना होगा सर, बैटरी से कनेक्ट कर देना होगा। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा सर, यहां पे कुछ चेंजेस, या हम कह सकते हैं कॉपर और सल्फेट अलग अलग आयन देखने को मिलेंगे। तो जो सवाल करा जा रहा है कि कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? आप सभी कहेंगे कॉपर सल्फेट। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपारमाणविक कणों को दर्शाता है? केवल प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। याद रखना कि मेरे मित्र थॉमसन के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसी को वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर्वप्रथम परमाणु संरचना हेतु, सर्वप्रथम परमाणु संरचना हेतु परमाणविक मॉडल कौन सा है? आप कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। कौन सा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मेरे भाई याद रखना कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया कि परमाणु एक धन आवेश का गोला है। परमाणु क्या है? एक धन आवेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेरे मित्र? इंबेडेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं कहीं धसे होते हैं। तो थॉमसन साहब का यह मानना था कि जितना धनावेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऋणावेशित कण है, उतना ही इस पर ऋणावेश भी होगा। तो मेरे मित्र थॉमसन साहब यह मान रहे थे कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। तो सबसे पहले परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं का स्टेटमेंट भी थॉमसन की तरफ से ही आया था। लेकिन थॉमसन बेचारा उस समय इस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नहीं कह पा रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि कोई भी परमाणु जो है वो धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। तो मेरे मित्र जिस समय ने थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उस समय केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की चर्चा थॉमसन के द्वारा की जा रही थी, प्रोटॉन की नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना एक और पॉइंट कि सर्वप्रथम परमाणु की उदासीनता की व्याख्या, सर्वप्रथम परमाणु की उदासीनता की व्याख्या, सर्वप्रथम परमाणु की उदासीनता की व्याख्या किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा की गई। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? आप कहेंगे HCl, पेप्सिन और स्लेथमा। इसका तो स्राव होता है सर जठर ग्रंथि के द्वारा, लेकिन लार का नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे कि मेरे मित्र लार कहां से निकलती है? लार ग्रंथि से निकलती है। कहां से? तो आप सभी कहेंगे लार ग्रंथि से निकलती है। लार ग्रंथि आपके बॉडी में कितने हैं? आप कहेंगे सर हमारे मुख गुहा में 6 हैं, जिसको हम 3 जोड़ी कहते हैं। और मेरे मित्र इससे क्या निकलती है? लार निकलती है। क्या निकलती है? लार। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें आपको 2 तरह के एंजाइम मिलते हैं, 2 तरह के एंजाइम मिलते हैं। एक तो आपका टाइलिन होता है जिसको एमाइलेज भी बोला जाता है, और दूसरा आपका लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अमाशय के जठर ग्रंथि से निकला हुआ पेप्सिन जो है यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। और मेरे भाई आप सभी कहेंगे कि गुरुजी HCl क्या करता है? तो ध्यान में रखना HCl अमाशय में निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को एक्टिव पेप्सिन में बदलता है। एक्टिव पेप्सिन में बदलता है। ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? समांगी मिश्रण जिससे हमें आर पार दिख जाए। तो जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, आप कहेंगे गुरुजी ये होगा। जल में घुली चीनी, बिल्कुल होगा। जल में तेल नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आप सभी कहेंगे सरीसृप का लिंग निर्धारण तापमान से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानवों में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। अगला है
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, बिल्कुल सही है। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन क्या कहलाता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। तो मेरे मित्र ये बात बिल्कुल ही गलत है कि कहा जा रहा है कि नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, जबकि मेरे मित्र परागकण खुद ही क्या है? तो आप सभी कहेंगे नर जनन कोशिका है, सॉरी पराग, ओहो ठीक है चला, नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, तो ये परागकण ही नर जनन है, नर जनन कोशिका है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी परागकण बोल लें या इसको हम नर जनन कोशिका बोल लें, दोनों बात बराबर है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है। मेरे मित्र ये बात गलत है। जो फ्लावर की हम लोग बात करते हैं, तो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर, उसमें क्या मिलता है? आप कहते हैं ओव्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडप। और मेरे मित्र इसमें हमें क्या मिलता है? आप सभी कहते हैं बीजांड मिलता है। तो आपका जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, या आप कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, वो कहां है सर? ओव्यूल में है, ना कि वर्तिकाग्र में। तो ये बात क्या है सर? गलत है। चौथा है कि निषेचन से हमें युग्मज प्राप्त होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? क्या यह सवाल आपसे न बनेगा? कई सारे छात्र हमारे कंफ्यूज हो गए थे इसमें। मेरे भाई ये सवाल है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आपको मालूम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बना हुआ प्रतिबिंब और जो वस्तु दूरी होगी वो क्या होगी? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर प्रतिबिंब बन रही है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आप कहेंगे बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा आवर्धन होगा, तो आप कहेंगे सर जब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर है तो आवर्धन हमारा -1 हो जाएगा। इसमें तो कोई लाग लपेटा ही नहीं है सर, कोई हमें सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसे भी अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो ये P हो गया, F हो गया, ये C हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा वस्तु दूरी कितना है? आप कहेंगे सर जी 20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब दूरी भी हमारा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर। ले लो आवर्धन -V/U, M = क्या होगा? आप कहेंगे माइनस तो रहबे करेगा सर जी। प्रतिबिंब दूरी हमारा -20 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी हमारा -20 सेंटीमीटर, ये कैंसिल, कितना आ गया? M = -1। तो अगर आपको कंसेप्ट याद है तो सर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट नहीं याद है तो फिर इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की यहां पे क्रिया होगा सर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ये निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? यहां पे निम्नलिखित होगा, चला थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड आप कहेंगे गुरुजी CaO इसका फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्विकलाइम कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आप कहेंगे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आप सभी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? पहला ऑप्शन है विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, विद्युत जनित्र। क्या कहेंगे कि गुरुजी विद्युत हीटर जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है सर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कार्य करता है।
इसीलिए सर इसके अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें विद्युत धारावाही चालक गति का उपयोग नहीं किया जाएगा। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। बाकी आप कहेंगे यूज किया जाएगा। अब विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, आप कहेंगे इन सभी में चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति हो रही होगी। याद रखिएगा कि जो आपका मतलब हीटिंग एलिमेंट्स होता है, या आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक हीटर या ओवन वगैरह के हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हीटिंग एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? आप सभी कहेंगे नाइक्रोम, यानी कि निकेल और क्रोमियम के बने होते हैं। निकेल और क्रोमियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डैश के चलते होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऐसा जड़त्व के चलते होता है, यानी कि इनर्शिया के चलते होता है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि इनर्शिया जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनर्शिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका सर डायरेक्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मेरे मित्र सवाल है कि जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप सभी कहेंगे सर जी हमारे शरीर के जड़त्व के चलते होता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जड़त्व का नियम किसे बोला जाता है? जड़त्व का नियम किसे बोला जाता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को बोला जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को बोला जाता है। याद रखेंगे जड़त्व कितने प्रकार के होंगे? आप कहेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन पहले लिख लो, फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और फिर मेरे मित्र इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी मोड़ पर जो हम कोई भी गाड़ी टर्न लेता है और झुक जाते हैं, किसके वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अगर हम सर विरामावस्था में और अचानक से चलने की अवस्था में आ जाए तो वहां पे परिवर्तन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आता है। और गति में है और सर हमारे बॉडी में परिवर्तन आ रहा है तो हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आ रहा है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम, मेरे मित्र आप सभी कहेंगे क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है सर? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से तो सर बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें क्या मिलता है? सर बल के लिए व्यंजक F = ma। क्या मिलता है? F = ma। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? मेरे मित्र आप सभी को मैंने क्या बताया है कि पौधे के फल और बीज वैसे भाग होते हैं जहां पे मेरे मित्र कोशिका विभाजन बहुत ही तीव्रता से होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत ही तीव्रता से होता है। तो ऐसे में इन जगहों पर जो मेरे मित्र कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल सर हार्मोन होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो साइटोकाइनिन है ये क्या है सर? कोशिका विभाजन के लिए उपयोगी है। अब चूंकि फल और बीज में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होती है, इसीलिए हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी फल और बीज में साइटोकाइनिन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। मेरे मित्र ऑक्सिन को हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वृद्धि हार्मोन कहते हैं, यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और साथ में एब्सिसिक अम्ल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एबीए हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एबीए हार्मोन कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये क्या करता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये पौधे के वृद्धि को रोकता है, यानी कि इसको हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्रों जिब्रेलिन है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये पौधे के बौनेपन को उपचारित करने के लिए यूज किया जाता है और साथ ही साथ बीजों के अंकुरन के लिए जरूरी होता है। किसके लिए सर? बीजों के अंकुरन के लिए जरूरी होता है।
नेक्स्ट मेरे मित्र आपका जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 15 कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य डैश कहलाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी शक्ति यानी कि पावर कहलाता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और संवेग P = mv होता है, आप सभी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन की वजह से, प्रकाश के विवर्तन की वजह से, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण की वजह से, प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने की वजह से। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि प्रकाश जब भी चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी, और प्रकाश के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के चलते ही, प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के चलते ही मेरे मित्र किसी भी वस्तु का छाया बनता है। किसी वस्तु का छाया बनता है। इसी सिद्धांत पर कौन काम करता है? पिन होल कैमरा काम करता है। कौन काम करता है? पिन होल कैमरा काम करता है। और साथ ही मेरे मित्र क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश के किस गुण के चलते लगता है? तो आप सभी कहेंगे प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के वजह से। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण किसके वजह से लगता है? आप कहेंगे प्रकाश के सीधी रेखा में चलने की वजह से लगता है। तो जो सवाल पूछा गया है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। आप कहेंगे प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र प्रकाश के परावर्तन के चलते किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, याद रखिएगा। प्रकाश के विवर्तन के चलते जो छायांकित भाग होते हैं उसकी जो कोना होता है वो तीक्ष्ण नहीं होता है। किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण, तो मेरे मित्र इसमें क्या होगा? प्रकाश 7 रंगों में टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी वस्तु अगर मुक्त रूप से गिरेगी तो आप कहेंगे सर जैसे जैसे नीचे आएगी उसका वेग बढ़ता चला जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया Al2SO4 होल 3 प्लस BaCl2 AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए सही संतुलित समीकरण चुनिए। तो ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी अभिकारक और प्रतिफल दोनों, और हम क्या कहेंगे? परमाणु की संख्या को काउंट करेंगे। तो इधर एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं और SO4 का होल 3 है, तो सर सल्फर 3 गो और ऑक्सीजन आप कहिएगा 4 × 12 गो। इधर बेरियम 3 गो और इधर सर क्लोरीन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 गो। इधर सर एल्युमिनियम 2, तो आप कहेंगे सर इधर एल्युमिनियम 2 है और क्लोरीन कितना है आपका? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 3 दूना 6, क्लोरीन हमारा 6, ये 3BaSO4, तो 3 बेरियम, 3 आपका बेरियम और सल्फर कितना हुआ सर 3 और ऑक्सीजन कितना 12। तो 12 3 15, 3 18, 6 24 2 26। इधर आएंगे तो 6 3 9, 12 9 21, 3 24 2 26। मेरे मित्र आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? तो सर दोनों और परमाणु की संख्या समान है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आगे तो हमको और काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ध्यान से इसमें कि यहां पे अगर 2Al2 चल रहे हैं तो यहां पे 2L है, तो आप कहेंगे इधर एल्युमिनियम 4 और इधर 2 एल्युमिनियम कैसे होगा सर? तो ये वाला तो नहीं होगा। अब इधर एल्युमिनियम 2 गो, इधर एल्युमिनियम 3 गो, कहिए बराबर होगा? इधर एल्युमिनियम 2 गो, इधर एल्युमिनियम 2 गो है। अब देखो Al2 है यहाँ पे और SO4 Cl2 2 दूना 4, इधर 3 दूना 6 क्लोरीन है। आप कहेंगे बराबर नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? हाय हाय हाय, नहीं बनेगा। चला क्या कहोगे कि गुरुजी CnH2n इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा CnH2n + 1 आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये एल्कीन समूह का हो जाएगा। किस समूह का होगा? एल्कीन समूह का सामान्य सूत्र होगा। अच्छा CnH2n है यहां पे, ठीक है। अच्छा C2n है, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, याद रखना। CnH2n + 2 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एल्केन। क्या कहिएगा कि सर जी ये एल्केन हो जाएगा। और CnH2n - 2 आप कहेंगे गुरुजी ये एल्काइन हो जाएगा। बाद बाकी एल्कीन के लिए तो यहां पे CnH2n आपका हो ही गया। एल्काइल नहीं लिखिएगा सर, एल्काइन, एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपका
थर्ड शिफ्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है 25 तारीख का। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और उत्पादक। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन थी, लेकिन मेरे भाई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को एनसीईआरटी का ये लाइन याद रखना है। पहला वाला पॉइंट कहा जा रहा है कि सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। तो मेरे मित्र, जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, रेलवे ने आंसर दिया है तृतीय उपभोक्ता। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्पादक जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? स्पंज, रबर, फोम, क्या कहेंगे गुरुजी? ये जो फेस क्रीम है ये इमल्सन का एक उदाहरण है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि जाइलम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संवहन करना, वसा का संवहन करना। आप कहेंगे गुरुजी जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। भोजन का संवहन किसके द्वारा होगा? आप कहेंगे सर जी फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। क्या कहते हो गुरुजी? F इक्वल टू हम लोग डेल P बटा T भी लिखते हैं और F इक्वल टू हम लोग mv माइनस mu बटा T को क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी संवेग में परिवर्तन। तो गति का जो दूसरा नियम है, जो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी? आप कहेंगे सर संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। अच्छा, किसी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान आप सभी याद रखेंगे उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा डैश है। क्या कहिएगा कि गुरुजी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू m2 और v का स्क्वायर। आप कहेंगे 25, ये कट गया, के इक्वल टू कितना हो गया? आप कहेंगे सर जी 25 जूल। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है। मेरे मित्र, सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? याद कीजिए, कल ही मैंने आपको यह बताया है कि Fe3O4 की बात की जा रही है, आयरन 2,3 ऑक्साइड की बात की जा रही है। क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं Fe2O3 की, यानी कि Fe2O3 की अभिक्रिया जब H2O के साथ होती है, Fe2O3 की अभिक्रिया जब H2O के साथ होती है, तब ये क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस Fe3 हम कह रहे हैं, चला जब लोहा की अभिक्रिया H2O के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जब लोहा की अभिक्रिया सर H2O के साथ कराई जाती है तब क्या मिलता है? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। यहां पे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 3Fe होगा और O4 है तो यहां पे हमें 4 लगाना होगा। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। इधर हाइड्रोजन हमारा 8 करना है तो 4 रख देंगे। क्या कहिएगा कि गुरुजी Fe3O4 प्लस 4H2O रिएक्ट करके 3Fe प्लस 4H2O रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस 4H2 बनाएगा, जहां पे हम देख रहे हैं कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो मेरे मित्र, आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ जल के 4 अणु अभिक्रिया कर रहे हैं, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? क्या कहेंगे गुरुजी? गैंग। कई बार मैंने बताया है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस कोशिका का आकार बदलते रहता है?
मेरे मित्र जो अमीबा होता है उसकी आकार बदलते रहता है, इसीलिए आप सभी ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल क्या होगी? मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी दोनों ही कंडीशन से हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है ये तो मालूम है, लेकिन समय कितना लग रहा है अगर ये पता चल जाता तो हम एवरेज स्पीड तो आसानी से निकाल देते। मेरे मित्र पहले केस में, फर्स्ट केस में जो कार की स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है सर? 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो एस टी इक्वल टू डी हो गया। चला, तो हम टी इक्वल टू डी बाई एस ना कह ले, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी T1 जो है वो हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस है 80, स्पीड है 20, तो 20 चौका 80, T1 4 आवर हो जाएगा। और अगर T2 की बात करेंगे तो D हमारा कितना है? 30 किलोमीटर, स्पीड सर 30 किलोमीटर है, कैंसिल होकर के ये 1 आवर हो जाएगा। तो टोटल टाइम सर कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे 4 + 1 5 आवर लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो सर जी 80 या प्लस 30 किलोमीटर की दूरी कवर की जा रही है, तो औसत चाल भैया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी औसत चाल इक्वल टू 110, 80 और 30 110 बटा 5, 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? केवल मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक नहीं होगा। चला ये आंसर रेलवे यही आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि सर मातृक और पैतृक दोनों डीएनए समान रूप से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? पानी का उबलना, लोहे की कील का टूटना, अगरबत्ती का जलना, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। मेरे मित्र ध्यान रखना कि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है, यह बात का पता हमें कब चलता है? तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी यहां पे तो पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला जा रहा है। अगर हम जो अपने सर कपड़ा में नील देने के लिए लाते हैं मार्केट से खरीद के उजाला, उसको भी अगर किसी पानी में रखते, 1-2 बूंद पानी में गिरा देते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि जो आपका पूरा पानी है वो नीला हो जाता है। मेरे मित्र उस नील के जो कण होते हैं वो पानी के कण कण में जाकर के समा जाते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे है कि पानी का उबलना, तो पानी का उबलना एक संपूर्ण सतह से होने वाली घटना है, यह हमें पर्याप्त रिक्त स्थान के बारे में नहीं बताएगा। लोहे की कील का टूटना यह भी नहीं बताएगा, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित हो जाना, तो पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे ही पानी में मिलाएंगे पूरे पानी का कलर बैगनी हो जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि पानी के कणों के बीच में पहले से जगह थी, इसीलिए उन्होंने बैगनी कण को एडजस्ट रख लिया। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यहां वस्तु की दूरी क्या होगी? मेरे मित्र बहुत ही सरल सा सवाल है। अवतल दर्पण की बात की जा रही है, फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रतिबिंब दूरी आपका -20 सेंटीमीटर है। यू पूछा जा रहा है, दर्पण सूत्र लगाओ चला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f माइनस 1/-10 हो जाएगा, 1/-20 प्लस 1/u हो जाएगा, 1/-10 और ये इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा 1/20 हो जाएगा, 1/u, 10 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा। चला 10 दूना 20, 20 एकम 20, 1/u प्लस माइनस, आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा, तो -1/20 इक्वल टू 1/u हो जाएगा। चला, और u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? मेरे मित्र यूनिफाइड मास। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। परागन परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण है, बिल्कुल सही है। परागन फूलों में कीटों का आना है, नहीं। परागन बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि है, बिल्कुल नहीं। परागन परागकणों का अंकुरन है, बिल्कुल नहीं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा क्या होगी, बताओ। I इक्वल टू क्यू बटा टी। क्या कहोगे कि गुरु जी 100/50, मतलब I इक्वल टू हमारा 2 एम्पियर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनेगा। आप कहेंगे लवण और जल, और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। मेरे मित्र आप सभी देख रहे हो कि संवाहक आकार का है, तो सीधे सीधे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर से हानिकारक चायपची अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। आप सभी को मालूम है कि आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वे सब के सब किस प्रक्रिया थ्रू बॉडी से बाहर जाते हैं, उत्सर्जन के प्रक्रिया के थ्रू। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिवहन में क्या होता है, तो सर परिवहन में हमारे पूरे बॉडी में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं सर, फैलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना कौन सी है। आप कहेंगे गुरुजी परावर्तन, इससे क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। व्यतिकरण, अपवर्तन और विवर्तन आप सभी समझ रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेरे मित्र आपका पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। दूसरा है जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो वह एक समान होता है। तीसरा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना अधिक होता है। तो आप कहेंगे 2 गुना वाला जहां पे भी है, समान वाला जहां पे भी है, वो तो चला गया। अब चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। आप कहेंगे नहीं, चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो जाहिर सी बात है चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। अब अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर मेरे मित्र कितना है 6 किलो का है तो पृथ्वी पर वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36 किलो का हो जाएगा। तो वही तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये मेरे मित्र पूरा का पूरा आपका 25 नवंबर 2024 के जो तीनों शिफ्ट थे उसका क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि इसमें मैराथन देंगे, लेकिन मेरे मित्र जो आपका कंटेंट जो पढ़ाने के लिए पीपीटी बना था, कल रात में जैसे ही कंटेंट बनाने के लिए 12 बजे रात में बैठा, जो पीछे वाला कंटेंट था वो पूरा का पूरा मिसमैच था। किसी का ऑप्शन नहीं था, किसी का क्वेश्चन नहीं था, और मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने बिना चेक किए ही आप सबों को वो प्रोवाइड भी करा दी। तो मैंने तत्काल प्रभाव से सर 3 शिफ्ट तैयार करवाया है, बाद बाकी के शिफ्ट आज तैयार हो जाएंगे। तो हम टेलीग्राम पे भी A4 साइज में इसका सुधरा हुआ पीडीएफ और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो तो आपको जा ही रहा है, और मैंने क्या किया है कि इस बार A4 पीडीएफ में सारी चीजों को शिफ्ट वाइज अरेंज कर दिया है। तो आपको A4 साइज में पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा शिफ्ट वाइज, और यहां से हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी अब एग्जाम तो नजदीक आ गया है, अब ये पूरा होगा या नहीं होगा। मेरे मित्र बिल्कुल पूरा होगा। आज के आपके इस सेशन में 25 नवंबर 2024 के तीनों शिफ्ट थे। अब जो कल का सेशन होगा उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि कल पूरे दिन हम आप ही के लिए ये पूरा का पूरा सर सेशन रिकॉर्ड करें और कोई एक्स्ट्रा काम ना करें। तो कल आपका पूरा का पूरा जो एएलपी 2024 का सर पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, उसमें आपके जो बाकी के सर 4 दिन के 12 शिफ्ट है वो कवर हो जाएंगे। उसके लिए भले ही हमें आज रात से मेहनत करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यहां तक की बातों को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।